नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना से, जिसको लेकर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। प्रदेश में कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन, दवाओं का इंतजाम हो, PPE, N95 मास्क, रीएजेंट किट का इंतजाम किया जाए। अस्पताल में संक्रमण रोकने की पूरी व्यवस्था की जाए। अस्पताल के स्टाफ को कोविड से बचाव की ट्रेनिंग मिले। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। तो ये जो है एक्शन में प्रदेश सरकार है। कोरोना को लेकर एक्शन दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। होम आइसोलेशन और संवेदनशील जगहों का लोगों का ख्याल रखा जाए, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की जाए। तो प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट इस पूरी जो एडवाइजरी जारी की गई है इस बारे में? बिल्कुल, कोरोना को लेकर के पहली बार एडवाइजरी जारी की गई है जो हरियाणा सरकार के माध्यम से है, क्योंकि हरियाणा में अभी तक की अगर बात करें तो 15 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 3 स्वस्थ भी हो चुके हैं और 12 कोरोना के मामले पॉजिटिव हैं। इसमें अगर बात की जाए गुरुग्राम की, फरीदाबाद की, करनाल की, यमुनानगर की, यहाँ से ये मामले सामने आए हैं। और जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जो वेरिएंट है काफी माइल्ड है, तो इसमें अभी तक इसीलिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी। पहली बार एडवाइजरी जारी की गई है और एहतियात बरतने की बातें कही गई है। और अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं और पूरी तरह से विभाग तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी पूरी जानकारी दी कि पूरी तरह से हम तैयार हैं और किसी भी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि लगातार जैसा पहले देखा था वैसा वेरिएंट ये नजर नहीं आता है और खांसी जुकाम मात्र इस वेरिएंट के अंदर होते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है। और हरियाणा में भी इस तरह से नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा फैल गया हो। मैंने बताया कि 15 कुल मामले सामने आए थे, जिसमें से 3 जो मामले हैं वो स्वस्थ भी हो चुके हैं और जो 12 संक्रमित मरीज जो अभी बचे हुए हैं उसमें से गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती है एक जो है, और सारे और जो बाकी के हैं वो होम आइसोलेशन में है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल्स में किसी को भर्ती किया गया है, तो वो होम आइसोलेशन में है। तो कुल मिलाकर के डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियातन जो एडवाइजरी है वो जरूर हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई है। जी, जैसे एडवाइजरी में अंकित कहा गया है कि अस्पताल स्टाफ को बचाव की ट्रेनिंग भी मिले, इसको लेकर क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी तैयारी पूरी रखता है कि आइसोलेशन वार्ड बनाने हैं, इक्विपमेंट्स है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, मास्क है, ये सारी चीजें जो हैं वो समय समय पर जिस तरह से वेरिएंट कोई बढ़ता है तो लेकिन तैयारी पूरी रखनी पड़ती है स्वास्थ्य विभाग को। तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि कोई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में थोड़ी सी दूरी बना करके रखें और रखें। तो इस तरह के सारे जो एडवाइजरी है वो भी जारी की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो प्रशासन जो है, प्रदेश सरकार जो है वो कोरोना को लेकर एक्टिव है, एक्शन में दिखाई दे रही है। कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ की। तो कोरोना पर एक्शन सरकार जो है मोड में है, सरकार मोड में है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जो है इसमें प्रेस वार्ता की। हरियाणा में कोरोना के 15 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बताया 3 स्वस्थ हुए हैं, 12 जो है वो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर में ये मामले पाए गए हैं। कोरोना के इस वेरिएंट को डॉक्टर माइल्ड वेरिएंट बता रहे हैं। यदि कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाएंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। 12 कोरोना के संक्रमित मरीजों में से एक संक्रमित गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती है, शेष होम आइसोलेशन में है। 777 डॉक्टर्स की भर्ती में से 560 ने अपने अपने स्टेशन में ज्वाइन कर लिया है। 136 डॉक्टर्स भी जल्द ही अपने अपने स्टेशन पर ज्वाइन करने वाले हैं। जो शेष वैकेंसी रह गई है वो भी जल्द ही भर दी जाएगी। हमारी कोशिश है कि दवाइयों की किसी भी तरह की किल्लत ना हो, साथ ही मशीनें जो हैं वो सही तरीके से काम करें। जो नहीं चल रही हैं उनकी जगह नहीं लगाई जाएंगी। तो हम 21 जून की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है और हम इस 21 जून को कुरुक्षेत्र, जी कैमरा तो सारी जगह है जी, किस तरह देखो, जी मैडम,
21 जून को, जैसा आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, और 21 जून को हम बहुत ही बड़ा प्रोग्राम सीएम साहब के दिशा निर्देश का करना चाह रहे हैं, और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक नया रिकॉर्ड कायम हो कि सबसे ज़्यादा एक साथ योगा करने वाले 21 जून को कुरुक्षेत्र में एक साथ मिले। जी, अभी तक सुबह तक 14 ही केस थे, 4 ही जिलों 14 ही केसेस थे, यमुनानगर, गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल में, और बहुत ही माइल्ड केसेस है। एक ही गुड़गांव में शायद हॉस्पिटलाइज हुई थी, और मैं ये कहूँगी कि हम पूरी तरह कोविड के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में भी कोरोना का एक और मामला सामने आया है। अमृतसर में एक मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया। गुरु नानक देव अस्पताल में जो है वो मरीज भर्ती। मोहाली, फिरोजपुर के बाद अमृतसर में कोरोना का ये केस सामने आया है। पंजाब में अब तक कोरोना के 3 मामले सामने आ चुके हैं, और अब जो है एक ये नया मामला सामने आया है। अमृतसर में एक मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो शहरी स्थायी निकाय विभाग की बैठक हुई। निकायों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। नई योजनाओं पर भी मंथन किया गया। सीएम सैनी की अगुवाई में यह बैठक हुई थी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में समीक्षा की। उन्होंने दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय में यह बैठक होगी। बैठक में बढ़ते कोरोना को लेकर भी चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जो है इस बैठक में मौजूद रहे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो है सीएम सैनी की अगुवाई में ये मीटिंग हुई। निकायों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। नई परियोजनाओं को लेकर भी इसमें जो है मंथन किया गया, चर्चा किया गया। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट इस बैठक के बारे में, क्या कुछ रहा इसमें? हेलो, आवाज आ रही है आपको? अंकित, मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रश्न दोहराइए एक बार। जी, ये जो बैठक हुई, स्थानीय निकाय की बैठक रही थी, शहरी स्थानीय निकाय की बैठक रही, इसमें किन विषयों पर चर्चा हुई, क्या मंथन किया गया, क्या अपडेट इस बारे में? बिल्कुल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ बैठक अभी चल रही है। मुख्यमंत्री जहां बैठक कर रहे हैं उसके साथ ही विपुल गोयल जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं वो भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। मेन जो चर्चा है वो यही है कि नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को, नगर परिषदों को किस तरह से स्वायत्त संस्था बनाया जाए कि वो खुद ही अपना जनरेट करें, जो रेवेन्यू जनरेट करें, और उसके बाद शहरों के अंदर वो लगे। उनको कैसे स्वायत्त बनाया जाए, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा है। और जो रुके हुए काम है उनको किस तरह से पूरा किया जाए, तो उसको लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। अभी कुछ ही देर के अंदर ये बैठक खत्म होगी तो उसके बाद पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या बैठक के अंदर निकल के आया। जी अंकित, आज दोपहर 3 बजे एक स्वास्थ्य विभाग के साथ भी सीएम की बैठक है, तो उस बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल, दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, क्योंकि कोरोना के जो मामले बढ़े हैं और कोरोना जिस तरह से एक बार फिर से अपना मुंह लेकर के आया है और अपना पैर पसार रहा है, तो उसी को लेकर के एक बार 3 बजे रिव्यू बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जो हैं वो बैठक के अंदर मौजूद रहेंगी और रिव्यू किया जाएगा कि अभी तक कितने मामले आए हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो हरियाणा सरकार को और करनी है और की गई है, तो उसी को लेकर के बैठक की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रंगदारी मामलों की। जो रंगदारी मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर हाई कोर्ट सख्त दिखाई दिया। पंजाब हरियाणा जो है हाई कोर्ट जो है वो सख्त है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को एसओपी बनाने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने 2 महीने पहले एसओपी बनाने का निर्देश दिया। जिलेवार एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का भी आदेश दिया। हरियाणा के एक शख्स से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रोहित गोदारा के नाम पर जो है वो धमकी दी जा रही है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति हैरान करने वाली है। कोर्ट ने इसे संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की विफलता बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरोह से जुड़ी गतिविधियों पर सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा, लेकिन ये सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे।
प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों की जांच डीएसपी से नीचे के रैंक के अधिकारी नहीं कर सकेंगे। हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अपराधों की शिकायत के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन, ईमेल आईडी और ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। जिलों में एसपी, डीसीपी स्तर के नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और राज्य स्तर पर एडीजीपी की निगरानी में विशेष टास्क फोर्स गठित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा फोरेंसिक जांच, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का विश्लेषण, बैंक खातों को फ्रीज करना और सोशल मीडिया की निगरानी भी एसओपी का हिस्सा होगा। तो रंगदारी मांगने के मामलों पर जो है वो हाई कोर्ट सख्त दिखाई दिया है। उधर एचएसजीएमसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा दरबार साहब पहुंचे। प्रधान बनने के बाद पहली बार जो है वो गुरुद्वारा के घर पहुंचे, दरबार साहिब पहुंचे हैं। साथ में जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल भी उनके मौजूद हैं। तो प्रधान बनने के बाद जगदीश सिंह झिंडा जो है पहली बार दरबार साहब पहुंचे हैं। एचएसजीएमसी के अध्यक्ष बने हैं जगदीश सिंह झिंडा। बता दें आपको, अभी कुछ दिन पहले ही कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा में छठी पातशाही में जो है इनका चुनाव किया गया था, इन्हें प्रधान बनाया गया था, एचएसजीएमसी के अध्यक्ष चुना गया था जगदीश सिंह झिंडा को। जिसके बाद अब ये दरबार साहब पहुंचे हैं। इनके साथ जो है बलजीत सिंह दादूवाल भी मौजूद है। तो वहीं हरियाणा की दो शख्सियतों को पद्मश्री सम्मान मिला है। संतराम देशवाल को पद्मश्री सम्मान, हरियाणा के संतराम देशवाल को पद्मश्री सम्मान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को सम्मान दिया गया है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में सम्मानित किया गया है। हरविंदर सिंह को भी जो है वो पद्मश्री सम्मान दिया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के संतराम देशवाल को 25 जनवरी को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई थी। ये पहला अवसर था जब प्रदेश के किसी साहित्यकार और लेखक को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म सम्मान मिलने पर देशवाल ने खुशी जताई और हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाने की अपील की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया। यमुना नदी में अवैध खनन का जो मामला है उसमें जांच कमेटी जो है वो आज यमुना जाएगी। सोमवार को भी 3 सदस्यीय कमेटी ने मौके पर जाकर जांच की थी। तो यमुना नदी पर 1 घंटे तक जो टीम थी वो रुकी रही, जांच टीम रुकी रही। जांच कमेटी जल्द उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी। उपायुक्त ने कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए। खनन कंपनी पर मशीनरी से खनन का आरोप है। स्टेट इन्फोर्समेंट ब्यूरो में जो है मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव असदपुर के पास स्थित जेलकोवा बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगे। कंपनी पर नियमों का उल्लंघन कर मशीनरी के जरिए खुदाई करने के आरोप लगे। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट पर खनन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब पुलिस की टीम भी जांच करेगी। अब इस खबर के मायने समझिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने नदी के अंदर मशीन से खनन पर रोक लगा रखी है। यानी मशीनों का उपयोग कर नदी में खनन का काम नहीं हो सकता है। इसके बावजूद यमुना जैसी संवेदनशील नदी क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। इस तरह का अवैध खनन पर्यावरण के लिए गंभीर रूप से खतरा है। ये स्थानीय जल निकासी और कृषि पर बुरा असर डाल सकता है। एनजीटी के साफ निर्देशों के बावजूद यमुना नदी में अवैध रूप से खुदाई का काम हो रहा है। हालांकि कंपनी के अधिकारी सिंचाई विभाग पर कंपनी को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं और अवैध खनन की बात को खारिज कर रहे हैं। लेकिन सिंचाई विभाग की रिपोर्ट कंपनी के दावों को सिरे से खारिज कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को मशीन से यमुना के अंदर रेत का खनन करते पाया गया। रेत के बड़े टीलों के कारण नदी की धारा भी प्रभावित हुई। कंपनी ने नदी में कई अवैध रास्ते बनाए। रिपोर्ट के आधार पर वाटर सीवरेज कंपनी को निर्देश दिया कि कंपनी को पत्र लिखकर खनन बंद करने का निर्देश दिया गया। डीसी ने 3 अधिकारियों की कमेटी बनाकर इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं।
24 तारीख को हमारे पास एक शिकायत आई थी और इरिगेशन डिपार्टमेंट में एसडीओ की तरफ से आई थी, जिस पे हमने जो है ना अभियोग दर्ज कर लिया है और जो है ना इन्वेस्टिगेशन जारी है। और ये जलकोआ लीज है यहाँ जो है ना, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट है और जो है ना तो इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अवैध रेती, अवैध मिट्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीओ साहब ने एलिगेशन लगाए हैं कि भाई जमुना की धार को मोड़ दिया और जो है ना माइनिंग चोरी कर रही थी, तो उसी पे हमने कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो अब इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 के कुछ सवाल हैं जो आपके मन में भी होंगे। अब जांच कमेटी ने जब मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जांच रिपोर्ट के बाद कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा, क्या कंपनी का लाइसेंस रद्द होगा या दूसरी कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई के बाद यमुना में अवैध खनन रुक जाएगा। तो ये सवाल है, न्यूज़ 18 के सवाल हैं जो अवैध खनन हो रहा है उसको लेकर। ये सवाल आपके मन में भी उठते होंगे कि अब जब जांच कमेटी बैठ गई है तो इसके बाद क्या होगा। जांच रिपोर्ट के बाद कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा, क्या कंपनी का लाइसेंस रद्द होगा या कोई दूसरी कार्रवाई की जाएगी, क्या कार्रवाई के बाद यमुना में अवैध खनन रुक जाएगा। तो ये सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं, जिनका जवाब जो है वो जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद और उसके बाद लिए गए एक्शन के बाद ही साफ हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रोहतक की। रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोलियां लगी हैं। घायल बदमाशों के नाम गौरव और राहुल बताए जा रहे हैं। घायल बदमाशों को पीजीआई में दाखिल करवाया गया है। रोहतक पुलिस की सीआईए 1 यूनिट के साथ मुठभेड़ हुई है। 3 दिन पहले सुभाष रोड पर व्यापारी पर फायरिंग का मामला आया था। वारदात के बाद से ही बदमाशों का जो पीछा है वो पुलिस कर रही थी, जिसके बाद अब पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर हुआ है, जिसमें गौरव और राहुल नाम के 2 बदमाश जो हैं पुलिस की गोली लगने से जख्मी हुए हैं, जिन्हें पीजीआई में दाखिल करवाया गया है। रोहतक पुलिस की सीआईए यूनिट के साथ ये मुठभेड़ हुई है। 3 दिन पहले जो एक व्यापारी थे सुभाष रोड पर, उन पर फायरिंग का मामला सामने आया था और उसके बाद से ही पुलिस जो है बदमाशों का पीछा कर रही थी, बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद अब ये एनकाउंटर सामने आया है। बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। उधर जींद के उचाना कला में फायरिंग का मामला सामने आया। व्यापारी सुरेंद्र गर्ग के प्रतिष्ठान पर बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। देर शाम रजबाहा रोड पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी है। परिवार में दहशत का माहौल है। तो व्यापारी के प्रतिष्ठान पर जो है ये फायरिंग की वारदात सामने आई है। बाइक सवारों ने जो है फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद जो है पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। इस फायरिंग की घटना की सीसीटीवी भी सामने आई है। सीसीटीवी तस्वीर आपकी स्क्रीन में है, जिसमें एक शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा जिसने अपने सर पे कैप पहनी है। जो आया वो बड़े आराम से खड़ा हुआ, सीढ़ियां ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ, फायर किया और अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत में एनफोर्समेंट ब्यूरो का एएसआई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी एएसआई मुकेश एनफोर्समेंट में तैनात था। निजी कंप्यूटर ऑपरेटर भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो बयापुर में खेत में बनाए मकान को गिराने की ये जो है वो धमकी दे रहे थे। किसान से इन्होंने 40,000 रुपए की मांग की थी। गांव बयापुर में जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये रुपए लेने वहां पहुंचे थे, जिसके बाद जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया है, रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए। तो किसान ने 40,000 रुपए एएसआई को दिए, एएसआई ने कंप्यूटर ऑपरेटर को रुपए दिए। दोनों पकड़े गए। सोनीपत की एसीबी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। एनफोर्समेंट ब्यूरो का एएसआई जो है रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। हमारे पास मुद्दई की कंप्लेंट आई, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई हमारे को एएसआई मुकेश जो है मेरे से 40,000 रुपये की डिमांड कर रहा है और वो मेरा मकान को गिराने के लिए मुझे बार बार धमकी दे रहा है और उसकी एवज में ही उसने उससे डिमांड की है कि भी 40,000 रुपये मुझे दे दो। ये मकान कहाँ था मैम और किस जगह में किस तैनात? ये बयापुर में है मकान और मुकेश एनफोर्समेंट में तैनात है।
कितने की रिश्वत मांग रहा था मैम और कितने 40,000 रुपये की। रंगे हाथों कितने की रिश्वत लेते पकड़ा? 40 में ही पकड़े गए। भैयापुर से पकड़ा गया मैं जी कहीं और से? भैयापुर से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बहादुरगढ़ की, जहां पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तेजधार हथियार से गला काटकर जो है मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। भगत सिंह पार्क में युवक का शव मिला है। 19 साल के जंशु के रूप में युवक की पहचान हुई है। दयानंद नगर का ये युवक रहने वाला बताया गया, जिसकी गर्दन और शरीर पर हथियार से कटने के निशान मिले हैं, कट के निशान मिले हैं। कल शाम को घर से दूध लेने के लिए ये युवक निकला था। सुबह के समय पार्क में घूमने आए लोगों ने शव को पार्क में पड़ा देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर मामले की जांच में जुटी है। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो युवक की बेरहमी से कत्ल की वारदात सामने आई है। बहादुरगढ़ में बेरहमी के साथ गर्दन काटकर युवक की जो है वो हत्या कर दी गई है। यंशु नाम का जो ये युवक है, इसकी पहचान हुई है। इसके शरीर पर, गर्दन पर कट के निशान मिले हैं। मेरे को इस चीज के बारे में कोई पता नहीं, ना कोई झगड़ा। मेरे बेटे तो बहुत सीधा पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रखा है इसने, तो 12वीं कर रखी थी। मेरी गल 17 सेक्टर में लस्सी लगाता था मैं, और दिन में चलाता हूँ अपनी गाड़ी। तो क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई ये चाहता हूँ, बंदे पकड़े जाने, ये फांसी चाहिए मैंने, और कुछ नहीं चाहिए। मैं फांसी चाहता हूँ उनकी, बस सजा होनी चाहिए ऐसे बंदों को। सजा नहीं चाहता मैं, फांसी चाहता हूँ। मौत का बदला मौत मांगता हूँ मैं। उधर फरीदाबाद में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है। 55 से ज्यादा जगहों पर मच्छरों का लार्वा मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित लोगों को नोटिस भेजा है। डेंगू की रोकथाम के लिए विभाग ने 55 टीमें जो हैं वो उतारी हैं, जमीनी स्तर पर उतारी हैं। लार्वा को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है तेज की गई है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर राम भगत के मुताबिक जिले को 4 जोनों में बांटा गया है। NIT 1, NIT 2, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के क्षेत्रों में 40 सदस्यीय टीमों को तैनात किया गया है। ये टीमें रोजाना फील्ड में जाकर कूलरों, पानी की टंकियों, गमलों, मटकों की जांच कर रही हैं और लार्वा को जो है नष्ट किया जा रहा है। में है और अभी ज़्यादा केसेस भी नहीं हैं। ये जो केसेस हैं कुछ टाइम में करीब 5 से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाया करते हैं। जो भी नोटिफाइबल डिजीज़ हैं, मैं सभी से, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अपील करूंगा कि यदि आपके पास कोई इस तरह का मलेरिया का या डेंगू का केस आता है, स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। सर, इसके लिए रोकथाम के लिए कोई टीमें बनी हुई हैं? रोकथाम के लिए हमारी 52 टीमें बनी हुई हैं और वो जिस भी एरिया में हमारे मरीज आते हैं उनके कॉन्टैक्ट सर्वे और उसके आसपास के घरों में चेकिंग का काम करते हैं। साथ में एंटी लार्वल एक्टिविटी भी करते हैं और वहाँ पे फॉगिंग भी करी जाएगी। ऐसा कोई आंकड़ा है सर, कितने मरीजों के पास डेंगू के